Hey everyone, today we are going to discuss about the National Income Accounting. इसमें हम जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब पढ़ेंगे। इससे पहले कि हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिसमें कि हमने अच्छे से टर्म्स को डिफाइन किया है और जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स थे बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स में वो कवर किए हैं। अगर वो आपने लेक्चर कर लिए हैं कंप्लीट तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो प्लीज चेक इट आउट। तो पहली बात हम इसको स्टार्ट करते हैं। जीडीपी जीडीपी होता क्या है? जीडीपी एक टोटल मॉनेटरी वैल्यू है जो कि सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के बनती है, और जो भी हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज उसको इंक्लूड करते हैं इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मींस एक साल में। तो हम जीडीपी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस। ग्रॉस का मतलब क्या होगा? ग्रॉस का मतलब टोटल। टोटल डोमेस्टिक मींस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। मींस इसमें जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। मींस हम जीडीपी को अगर पूरा इन डिफाइन करें तो मींस जो भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम जीडीपी बोला इन अ स्पेसिफिक, इन अ गिवन ईयर। ये बोल सकते हैं हम जीडीपी को। जीडीपी में हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स मैं बता चुकी हूँ पहले ही क्या होते हैं, पहले वाले लेक्चर में। फिर से मैं बता देती हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो भी गुड्स हमारे प्रोडक्शन में यूज आ रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक एग्जांपल दें तो टूल्स, मशीनरीज। यस, ये कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं और ये नॉर्मल गुड्स भी हो सकते हैं। मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये कोई रॉ मटेरियल हो गया। यस, ये होगा इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्यों नहीं इंक्लूड होते? क्योंकि इसमें अगर हमने ये इंक्लूड किया इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। इससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किए हैं विच कॉस्ट विच वैल्यू ₹10, ठीक है। देन दिस फार्मर गिव्स वीट टू द फ्लोर मिल। इसने क्या किया? फ्लोर बना दिया। उसकी वैल्यू बन गई 20 या 30। मीन्स 10 तो इसकी वैल्यू ऐड हुई और 20 जो उसका प्रॉफिट वगैरह सब मिला के। देन दिस फ्लोर इज गिवन टू द बेकरी फॉर मेकिंग द केक। तो बेकरी ने इसको फ्लोर को यूज किया, उसमें उसने केक बनाया या ब्रेड्स बनाए, ठीक है। तो उसकी उसने वैल्यू रखी ₹50। इसमें कितना ऐड हुआ? ये क्या है? इसके लिए रॉ मटेरियल बन चुका है। वीट फ्लोर मिल के लिए वीट क्या हो गया? रॉ मटेरियल। तो इंटरमीडिएट गुड हो गया जो कि गुड्स बनाने में प्रोड्यूस हुआ है। फिर फ्लोर जो बना था वो किसने ले लिया? बेकरी ने ले लिया। तो उसको बनाने में भी लगा, तो ये भी रॉ मटेरियल हो गया फॉर द बेकरी। अगर हम इन सबको ऐड किए 10, 30 और 50, तो ये कितने की जीडीपी बनेगी? 10 प्लस 30 प्लस 50, ₹90। मीन्स ये हो गया जीडीपी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। हम हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड करें तो, अगर हम रॉ मटेरियल को ऐड ना करें क्योंकि रॉ मटेरियल इसमें इंक्लूड हो चुका है। अगर फार्मर ने वीट दिया तो फ्लोर मिल ने यूज किया, तो वीट तो ऑलरेडी यूज हो गया ना एज अ रॉ मटेरियल, तो तभी तो उसकी कॉस्टिंग 30 आई है। तो मतलब वीट तो यूज हो गया, उसकी भी कॉस्टिंग यूज हो गई, तो 30 वैल्यू आई, फिर 50 आई। तो मीन्स 50 जो है वो जीडीपी बना है एक्चुअल।
ये तो डबल काउंटिंग हो गई, समझे? ये तो डबल काउंटिंग हो गई। रियल जीडीपी जो आया है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए, जो मेरी डेफिनेशन में लिख रहा है, वही है एक्चुअली। 50 रुपीज की कॉस्टिंग आई जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, क्योंकि इसमें फ्लोर यूज आ गया, तो फ्लोर की कॉस्टिंग भी ऐड करी, और जो उनका प्रॉफिट था और जो भी उन्होंने वैल्यू ऐड किया है इसमें, ठीक है, वो भी ऐड है। सब कुछ ऐड कर करा के उनको 50 रुपीज का बेचा, उनकी वैल्यू पड़ी, तो यही जीडीपी हो गया, यही रियल जीडीपी मीन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी उसी को हम जीडीपी बोलेंगे। हम इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे कि हम हर एक स्टेज पे ऐड करें, ठीक है। तो ये तो होता है जीडीपी। जीडीपी मेजर करने के तीन मेथड्स होते हैं, विच इज प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। अब हम प्रोडक्शन मेथड का वही एग्जांपल लेते हैं सेम। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, सेम एग्जांपल लेते हैं जो मैंने जीडीपी का बताया। प्रोडक्शन मेथड में हमने क्या किया, जिसको हम जीवीए मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड होती है। लाइक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की है, वीट की वैल्यू थी 10, ठीक है। अब फिर इसने ये वीट दे दी फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल ने क्या बना दिया, इसका फ्लोर बना दिया वीट का। 10 ये प्लस 10 कुछ अपनी उनने वैल्यू ऐड की, वैल्यू एडिशन किया उनने, ठीक है। फिर इनने ये बेकरी को दे दिया, बेकरी ने फ्लोर को यूज किया, उससे क्या बनाया उन्हें, ब्रेड्स या केक्स, ठीक है। उनने ये पड़ा 20 का, प्लस 30 और ऐड कर दिए, तो ये 20 का वैल्यू ये वाला ऐड हो गया, मीन्स 10 मानिए वैल्यू ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया, हर एक स्टेज पे ऐड हुई, 10 प्लस 10 प्लस 30, कितने हुआ, 50 हुआ ना। मतलब पहले ये वाला फर्स्ट स्टेज वाला ऐड हुआ यहाँ पे, फिर ये वाला स्टेज पे यहाँ पे ऐड हुआ, 20 मान लेते हैं यहाँ पे, 20 ऐड होगा ना, यस 20 होगा, 30 क्यों, 10 क्यों होगा, 20 प्लस 30 तो कितना हुआ टोटल, 50। समझ आ गया? तो यही होता है प्रोडक्शन मेथड की, हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड होती जा रही है। अब हम आते हैं इनकम मेथड में। इनकम मेथड, जैसे मैंने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जब मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आप जाके उसको जरूर अटेंड करिएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। इंटरप्राइज लैंड क्या देता है, लैंड को, लैंड अगर हमने लिया है रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल लिया है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो दीज आर द इनकम, ये किसी ना किसी की इनकम होगी। तो इनकम मेथड में हम रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम में आ गए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये हो गया इनकम मेथड का। इनकम मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स। इसका क्या मतलब होता है, कंजप्शन, जो कि हाउस होल्ड ने कंजप्शन किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, हाउस होल्ड भी कर सकता है ये फर्म्स भी कर सकती हैं, या फिर ये गवर्नमेंट भी कर सकती है। हाउस होल्ड भी कर सकता है, फर्म भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने कहीं खर्चा किया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए, या फिर स्कूल्स बनवाने के लिए, या पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम्स में लगाने के लिए, तो ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इससे क्या बन जाएगा हमारा जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस एक्स, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये रहा एन एक्स माइनस एक्स, सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये तीनों मेथड्स से प्रोडक्शन मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड, ये मैंने बता दिया कि इसमें हम हर एक वैल्यू पे ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि मैंने वाला एग्जांपल दिया, इसमें इंटरमीडिएट, इसमें कॉस्टिंग है 20 रुपीज की, 10 माइनस किया तो 10 का हो गया। अब इसमें कितने का आया, 50 का, 50 माइनस 20 तो 30। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, बस मैंने हर एक की वैल्यू ऐड करके दिखा दी, मैंने इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस नहीं किया था, बस यही था। इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे तो हमारा हर एक वैल्यू ऐड जो हुई है वो मालूम पड़ जाएगी। तो ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक्सपेंडिचर मेथड मैंने बता दिया कि जो भी सारी स्पेंडिंग हुई है इकोनॉमी में उसको हमें ऐड ऑन करना, मीन्स कंजप्शन, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग हुई है, मीन्स कंजप्शन कौन करता है, हाउस होल्ड ही करेगा कंज्यूमर स्पेंडिंग, प्लस बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुआ है, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। और इनकम मेथड में मैंने बता दिया कि सारे वेजेस हो गए, जो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हमने फैक्टर सर्विसेज लेते हैं उसको ऐड ऑन करके प्लस मिक्स्ड इनकम को ऐड कर देंगे तो उससे हमारी जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। अब जीडीपी तो कैलकुलेट कर लिया, फिर हम एनडीपी क्यों कैलकुलेट करते हैं। एनडीपी में क्या होता है, एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें हम जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। हम डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इससे हमारे वैल्यू एक्चुअल वैल्यू मेजर हो जाती है, इकोनॉमी की, इकोनॉमी की एक्चुअल वैल्यू मेजर हो जाती है कि कितना प्रोडक्शन हुआ एक्चुअल। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टीयर, वियर और टीयर ऑफ द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का वियर एंड टीयर है, मीन्स लाइक हम एग्जांपल लें कि मशीनरी है, उसको अगर हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो 1 साल बाद उसको रिपेयर होना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो कम हो गई क्योंकि वो यूज आ रही थी, जिससे कि उसका वियर एंड टीयर हो गया। तो हम डेप्रिसिएशन को, हम दूसरा नाम क्या होता है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन को हम नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही बोलते हैं, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल को। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैसे कंजप्शन कर रहे हैं, उसका वियर एंड टीयर हो रहा है, उसको हम यूज कर रहे हैं, लगातार हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका वियर एंड टीयर हो रहा है, समझ गए। तो एनडीपी क्या होता है, एनडीपी जीडीपी एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन, मींस एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये क्यों होता है, क्योंकि ये नेट आउटपुट बताता है इकोनॉमिक आफ्टर काउंटिंग द वियर एंड टीयर ऑफ एसेट्स। ये रहा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा सिंस डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। एनडीपी हमेशा छोटा होगा जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी जो है वो टोटल समेशन है, जीडीपी इज अ टोटल समेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल समेशन है। बट हमने एनडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो कुछ हमने माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू डाउन जाएगी। तो जीडीपी हम बड़ा रहेगा एनडीपी से हमेशा, दिस इज द पॉइंट। अब हम बात करें डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैपिटल एसेट्स में जो भी प्रोडक्शन में यूज आ रहे हैं कैपिटल एसेट्स, ओवर टाइम क्या होगा, उनका वियर एंड टियर होगा, जिससे कि उनकी वैल्यू गिरेगी, कम होगी। और यही डेप्रिसिएशन होता है कि हमने प्रोडक्शन में यूज किया, हमने रिपेयर वगैरह कराई मशीन्स को या रिप्लेस किया, तो वो डेप्रिसिएशन ही है। तो इसको ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसको, यही एनडीपी होता है। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब बता दिया कि डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, ये हमें एक्चुअल जो है आउटपुट बताता है प्रोडक्शन में कि हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ एक्चुअली। अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी जो कैलकुलेट होता है वो करेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, एंड रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन बेस प्राइस, मीन्स कांस्टेंट प्राइस बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, जीडीपी और एनडीपी, नॉमिनल जीडीपी और
रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो सम टोटल होता है ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री वैल्यू एट करेंट मार्केट प्राइस, ये मैंने बता दिया। इसमें जो इन्फ्लेशन ऐड होता है करेंट में, अगर हमने कुछ भी चीज कैलकुलेट की तो वहां पे इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, तो ये इन्फ्लेशन को लेगा नहीं। तो ये करेंट प्राइस पे हो रहा है तो इन्फ्लेशन को लेगा क्यों? डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। बट रियल जीडीपी बताता है कितना इन्फ्लेशन हुआ है। करेंट प्राइस पे होता है कैलकुलेट बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइस पे होता है। It is much higher since current price changes are taken into effect. It is lower because it is taken the base year into consideration. ठीक है। रियल नॉमिनल जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ हम एनालिसिस नहीं कर सकते, बट हम रियल जीडीपी में कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। सपोज करो 2012 में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए ऑफ कॉस्टिंग 200 रुपीज, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 10K, 10,000। अब हम बात करते हैं 2024 की, यूनिट्स उतनी ही रही बट प्राइस बढ़ गया, 400 हो गया, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी? 20,000। मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूनिट्स तो सेम रही, मीन्स नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी रखते हैं हम, तो नॉमिनल जीडीपी में क्या रहा? क्वांटिटी सेम रही इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू प्राइस टू, प्राइस 1 और प्राइस 2 इंटू 100। क्वांटिटी सेम रही, प्राइस डिफरेंट हो गए, तो इससे क्या मालूम पड़ा? इससे क्या मालूम पड़ा कि हमारा जो है, हमारा यूनिट इतना ही प्रोड्यूस हुआ है, क्वांटिटी उतनी प्रोड्यूस हुई है, बट जीडीपी हमारी बढ़ती हुई क्यों दिख रही है? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। अगर हमें एग्जैक्ट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है कि इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी हुई है, तो हम रियल जीडीपी को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो एक्चुअल जीडीपी बताता है कि रियल में ग्रोथ कितनी हुई है। नॉमिनल जीडीपी क्या है कि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। तो 10,000 का जो हमें 2012 में सामान मिलता था वो 2024 में हमें 20,000 का मिलेगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन कितने परसेंट हो गया? अगर हम कैलकुलेट करें तो, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितने का था? 10K का अपॉन 20K इंटू 100, 50% इन्फ्लेशन हो गया। यही है जीडीपी डिफ्लेटर। यही है जीडीपी डिफ्लेटर, मींस नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है? इट मेजर्स द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में? यस, कितना इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, ये बताता है कितना इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। ठीक है। अब हम आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, मैंने बता दिया। हम इसको स्लाइड के थ्रू हम रिवाइज कर लेते हैं, जो भी मैंने लिखा वो फिर से रिवाइज हो जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर को हम जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये क्या है? इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑन वन स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? नॉर्मल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी अपॉन एडजस्टेड टू रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये इन्फ्लेशन बताता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है। इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में, और इससे मालूम पड़ता है कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। तो हमें रियल जीडीपी के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में जो रियल जीडीपी ही यूज आता है। अब हम बात करते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मींस इसमें नेशनल्स की बात होगी। नेशनल्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो आउटसाइड इंडिया रहते हो चाहे वो इनसाइड इंडिया रहते हो, अगर कोई बिजनेस के पर्पज से इंडिया से बाहर गया है, ठीक है, तो उसकी इनकम हम इंक्लूड करेंगे इन जीएनपी। और कोई भी इंसान इंडिया में आया फॉर अ बिजनेस पर्पस और उसकी इनकम इंडिया में जनरेट हुई है तो वो जीएनपी में काउंट नहीं होगी। मींस इसको हम कैसे बोल सकते हैं? जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआई। क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है कि जो भी इंसान ने इनकम अर्न की है फ्रॉम इंडिया माइनस जो भी आउटसाइड इंडिया से अर्न किया है, वो एनएफआई होता है। इनकम विच इज अर्नड फ्रॉम इंडिया माइनस इनकम विच इज अर्नड आउटसाइड इंडिया। सॉरी, यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा। मैं आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं, उल्टे सीधे वर्ड्स लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा, यहाँ पे इंडिया से जो भी अर्न किया है फ्रॉम इंडिया। ये हो गया जीएनपी। जीएनपी क्या है? एक एस्टिमेट टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है विच टर्न डाउन ए स्पेसिफिक गिवन पीरियड बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय कंट्री रेजिडेंट। ठीक है, और जीडीपी तो हम पढ़ा ही चुके हैं। अब आता है एनएनपी। एनएनपी भी सेम ही है। एनएनपी में से हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। कर सकते हैं डेफिनेशन। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जहाँ पे टोटल वैल्यू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं जो भी कंट्री के सिटीजन्स ने करी है डोमेस्टिकली या ओवरसीज, उसमें माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम बात करें कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आया था? लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल प्लस इंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अगर लैंड इन इन सबको मिला के अगर कॉस्टिंग पड़ती है 10,000 की, इसमें हम टैक्सेस भी ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड करेंगे इसमें हम, माइनस करेंगे सब्सिडीज जो भी गवर्नमेंट देगी, तो इससे क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस बन जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कोई भी एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो कि ब्रेड बनाती है, उसका जो भी लैंड लेबर और कैपिटल इंटरेस्ट का और जो भी सारे खर्चे हैं प्रॉफिट को मिला के उसको पड़ती है ब्रेड की कॉस्टिंग 10,000 की, या फिर पर ब्रेड मान लेते हैं 30 की। इसमें गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स मीन जीएसटी इंक्लूड करती है 2 रुपीज का, माइनस सब्सिडी देती है ब्रेड पे अगर गवर्नमेंट 1 रुपए की, तो कितने का हो गया? 31 का। ये हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट में इतने का पड़ेगा हमें एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, बट फैक्ट्री में उसको कितने का पड़ा? 30 का, 30 रुपीज का। तो ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट फैक्ट्री से निकलने से पहले। अगर वो मार्केट में आ गया तो मार्केट प्राइस कितने का पड़ेगा उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू कितनी की उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। ये रहा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट मेजर्स द वैल्यू मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने का प्रोडक्शन का कॉस्ट आया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें कितना पे करना है, यही मैंने बता दिया, यही चीज मैंने बताई है, पेड बाय द कस्टमर और कंज्यूमर। It includes the wage, profit, rent and interest. It includes the factor cost plus net indirect taxes minus subsidies means NIT, net indirect taxes. ठीक है, टैक्सेस सब्सिडीज क्या है? इसमें एक्सक्लूड होती है, इसमें इंक्लूड नहीं होती, इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें क्या है? प्राइसिंग सिस्टम कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताता है, बट इसमें एक्चुअल प्राइजेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट कितने हमें पे करने हैं एज अ कंज्यूमर, वो बताता है कि मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है इस प्रोडक्ट का। शिफ्ट क्या है इंडियन आइडियोलॉजी में? हिस्टोरिकली यूज्ड बट रिप्लेस्ड एज अ मोस्ट हाईलाइटेड मेजर। ठीक है, ये हो गया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब मैं एक चीज और बता दूं, नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी, क्योंकि ये जो है हमें रियल ग्रोथ बताता है कि इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ है, रियल प्रोडक्शन बताता है
क्यों बताता है? क्योंकि इसमें हमने प्रोडक्शन में सब्सिडीज और टैक्सेस ऐड नहीं किए हैं, तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम पड़ता है हमें पहली बात तो, कि अगर हम सब्सिडी, अगर सपोज करूं कि 10 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है फैक्ट्री में, उसमें 20 रुपीज का टैक्स ही लग रहा है और सब्सिडीज कुछ है नहीं, तो 30 रुपीज हो गया। पर प्रोडक्शन कॉस्ट तो इतनी सस्ती आ रही है, पर मार्केट में क्यों महंगा है? क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए। तो यही आइडेंटिफाई करने के लिए ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, टैक्सेस बढ़े हुए हैं तो कम करें अगर डिमांड नहीं जनरेट हो रही। तो यही आइडेंटिफाई करने के लिए इसीलिए एनएनपी एट एफसी पे कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम, ना कि एनएनपी एट एमपी पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम होता है टोटल इनकम जो भी होती है, मीन्स नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जो भी हमारी, इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर एमसीक्यू आता है तो जीडीपी भी बोल सकते हैं, पर जीडीपी नहीं होता, नेशनल इनकम ही होता है। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी। प्लीज बार बार अगर रिवाइज करोगे यहाँ पे बैठ के तो वो अच्छे से याद हो जाएगा, और एक बार एक्टिव रिकॉल कर लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, रिटेंशन पावर बहुत अच्छे से हो जाएगी। यस, ये होता है पर कैपिटा इनकम। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बढ़िया तरीके से। एक बार समराइज कर दें, हमने क्या क्या पढ़ा? जीडीपी पढ़ लिया, हमने एनडीपी पढ़ लिया, हमने रियल जीडीपी पढ़ लिया, हमने नॉमिनल जीडीपी पढ़ लिया। यस, हमने जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ लिया, हमने जीएनपी पढ़ लिया, हमने एनएनपी पढ़ लिया, हमने फैक्टर कॉस्ट पढ़ लिया, हमने मार्केट प्राइस पढ़ लिया, पर कैपिटा इनकम पढ़ लिया। यस, दिस कॉन्सेप्ट which we are discussed in this lecture. yes, पर कैपिटा इनकम पढ़ लिया। ये सारे हमने पढ़ लिए इस टॉपिक्स। एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर? ये आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेशनल इनकम कौन सी होती है? एनएनपी एट एफसी और एनएनपी और एट एमपी, और क्यों होती है, क्या रीजन है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए,